कोई इंस्टीट्यूशन नहीं उन्होंने छोड़ा जिसकी इंडिपेंडेंस, जिसकी स्वाधीनता को उन्होंने रिस्पेक्ट किया। एकाएक वो माने ड्रामेटिक चीज़ें करने लगे। अब डिमोनेटाइजेशन किया उन्होंने, आपको याद है नवंबर 2016। हाँ, सबसे बुरे एलिमेंट्स हैं हमारे गाँवों में, शहरों में, जिनको पहले रास्ता नहीं मिलता था अपना गुस्सा निकालने का, उनको एक रास्ता मिल गया। तो अब मुसलमान को पकड़ो, दाढ़ी जला दो, उसको मार डालो। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब 2019 में इनकी जीत हुई थी, तब भी बहुत लोगों ने कहा था ये ज़रूर है इलेक्शन में हेरा फेरी, वोटिंग में हेरा फेरी करके जीते हैं, ऐसे हो नहीं सकता है। नमस्कार, आदाब। डीबी डायलॉग में आप सबका स्वागत है और बिना किसी भूमिका के आज सीधे मैं बात कर रहा हूँ प्रेम शंकर झा जी से। देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से हैं, वीपी सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हैं, कॉलमनिस्ट हैं, ऑथर हैं और तमाम चीज़ों पे, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, फॉरेन अफेयर्स हो, स्ट्रेटजिक अफेयर्स हो, इकॉनमी हो, बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। तो प्रेम शंकर झा जी, स्वागत है आपका। और आपने तो कई प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखे हैं और एक प्रधानमंत्री के तो आप मीडिया सलाहकार भी रहे। अब मौजूदा प्रधानमंत्री के तो खैर वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया गया, अब कोई मीडिया सलाहकार नहीं है, केवल पब्लिक रिलेशंस के लोग हैं। मोदी साहब के लगभग 9.5 साल हो गए, अब दूसरा टेन्योर के आखिरी पड़ाव में है और हिमालय पर्वत में जा रहे हैं और जगह जा रहे हैं। ये कैसे देखते हैं आप इनके 9 साल मोदी साहब के और प्रधानमंत्रियों की तुलना में? इन 9-9.5 सालों में मोदी साहब शायद ये पहले से सोच के नहीं आए हुए होंगे, पर उन्होंने कम से कम हमारे हिंदुस्तान के गणतंत्र को करीब करीब नाश कर दिया है। कुछ ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं उन्होंने छोड़ा है जिसकी इंडिपेंडेंस, जिसकी स्वाधीनता को उन्होंने रिस्पेक्ट किया। और ये इसके बहुत, मैं सोचता हूँ कई कारण हैं। सबसे पहले तो मोदी जब आए थे तो उन्होंने बहुत इकोनॉमिक प्रॉमिसेस किए थे, आर्थिक प्रॉमिसेस किए थे लोगों को। उस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने था कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो गई थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और भी कम स्लो हो गई थी, और ये मोदी ने इसके कारण नए एम्प्लॉयमेंट हो नहीं रही थी, काम नहीं मिल रहा था बच्चों को, लड़कों को। और करीब करीब 40 लाख लड़के जो कि गाँव से सालाना आके उनको काम मिलता था पिछले 10 सालों में शहरों में, वो उनको काम मिलना बंद हो गया था। तो माने एक तरीके से ये लोग पैनिक में हो गए थे। उनको हमारी जो युवा पीढ़ी है उन्हें आगे कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। मोदी जी ने कहा कि हम 20 लाख जॉब्स हर साल माने इस्टेब्लिश करेंगे, आप सबके बैंक अकाउंट्स होंगे, बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे। बहुत उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, कुछ तो उन्होंने किया भी। बैंक अकाउंट का जो उन्होंने सबको बैंक अकाउंट दिया, वो बहुत अच्छी चीज़ थी, उससे लोगों को बहुत लाभ हुआ। क्योंकि जो गवर्नमेंट को उनको पैसे पहले जाके ऑफिस में किसी को रिश्वत दे के लेना पड़ता था, उनको अब ऑटोमेटिकली उनके बैंक अकाउंट में आ रहा था। जब वो देखे कि हमारे इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं हो रहे हैं, तब वो एकाएक वो माने ड्रामेटिक चीज़ें करने लगे। अब डिमोनेटाइजेशन किया उन्होंने, आपको याद है नवंबर 2016 में। हाँ, और उस डिमोनेटाइजेशन में फिर उन्होंने बहुत इनके प्रॉमिसेस किए कि आप ये करेंगे, ये मिलेगा आपको पैसे, आपके कितने 5 या 10 या 35 लाख ऐसे कुछ कहा था। सब हम लोग जब ये पैसे निकलेंगे तो सबके अकाउंट्स में ये जाएगा, वो सब कुछ नहीं हुआ। जबकि ये देखिए कि हम आर्थिक विषयों पे हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तब उन्होंने 2017 से शुरू किया अपने जो पुरानी जो माने अपील वाली चीज़ें थी ना, हिंदू मुस्लिम एनिमोसिटी, तब क्या कहते हैं
ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच और इंटर रिलीजियस मैरिजेस, इन बातों पे फिर वो लाने लगे। गौ रक्षा, हाँ। अब जो जो पुराने जो बीजेपी और ख़ास करके विश्व हिंदू परिषद के जो प्रोग्राम्स थे, उन पर वो आके उस डिपेंड करने लगे। अब इससे मुल्क में तहस नहस हो गया है। लोगों को एक दूसरे लड़ाई झगड़ा करवाए हैं कितने, और जो हमारे जो सबसे बुरे एलिमेंट्स हैं हमारे गाँवों में, शहरों में, जिनको पहले रास्ता नहीं मिलता था अपना गुस्सा निकालने का, उनको एक रास्ता मिल गया। तो अब मुसलमान को पकड़ो, दाढ़ी जला दो, उसको मार डालो। किसी कोई गाय चराने वाला जा रहा है, उसको कहो कि ये आप इसको बेचने जा रहे थे, उसको गाय भी ले लो, उसको मार भी डालो। और ये पता एक बात और होने लगी, इनमें से जहाँ वीडियो पर भी इन लोगों को कैप्चर किया गया, कौन ज्यादतियाँ, ये क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आज तक एक कन्विक्शन नहीं हुआ है। बिल्कुल। माने कि तब पता लग गया कि पुलिस को ऑर्डर्स जाते थे, पुलिस को इंस्ट्रक्शन मिल गए थे, वो पुलिस अपना काम नहीं करना बंद कर दी। लोगों, माइनॉरिटीज़ को ख़ास करके डर और बढ़ने लगा। तब इन्होंने और किया, जहाँ की अब ये चाहते थे कंट्रोल चाहिए, तो जहाँ जहाँ ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स थे और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स थे, उनको तोड़ने के किसी भी तरीके से जो भी रास्ता मिलता था वो इस्तेमाल करने को तैयार थे, या अच्छा हो या बुरा हो, या संविधान के साथ हो या संविधान के खिलाफ हो, इसका कोई मतलब नहीं था। वो इनको गिराने पे लगे ही हुए थे। सबसे पहले और सबसे बड़े इनके जो टारगेट थे वो थे अरविंद केजरीवाल। और आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं कि जब केजरीवाल की क्या कहते हैं विक्ट्री हुई थी वहाँ पे, क्या कहते 2016 में हुई थी ना, हाँ 2016 या 17 में, 15 में, हाँ 15 पहली दफ़ा हुआ था। हाँ। वो छोटी 14 या 15 में। उसके बाद जब वो पहली दफ़ा 15 में हुई थी ना, हाँ 15 में हुई थी, सॉरी, बहुत ऐतिहासिक बहुमत उनको मिल गया। 2016 से ही उन्होंने शुरू कर दिया था, इन पर हमला शुरू कर दिया था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया। एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज को लेके पकड़ के उससे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बदलवा दिया। 4 साल लगे सुप्रीम कोर्ट को ठीक करने में। तब तक केजरीवाल के हाथ पैर कटे हुए थे, पर उनकी वोट नहीं गई। मोदी साहब हार गए। ये और प्रांतों में भी, और स्टेट्स में भी करते रहे हैं। और जैसे कि वो देखते जा रहे हैं कि भी हमारी कंट्रोल स्लिप कर रही है, तब एक और बात पे आ गए, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। मैंने जहाँ भी बैर को भड़का कर वो जीतने का एक ही रास्ता रह गया उनको, हिंदू मुसलमान के बैर, हिंदू ईसाई के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चीन के ख़िलाफ़ बैर, और उसको प्रोटेक्ट करने, उस अपनी जगह को मजबूत रखने के लिए वो यूएसए के गुलाम बन गया। जी, ये बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हुआ यूएसए को लेकर, और वो सिर्फ मोदी अपने लिए किए हैं, हिंदुस्तान के लिए नहीं किए हैं। जी। लेकिन आपकी बात से 2 बड़े स्पष्ट संकेत मिल रहा है। एक कि मोदी साहब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, लोकतंत्र की संस्थाओं को का गला घोट के या उसको कमज़ोर करके एक तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरा नफरत की पॉलिटिक्स ही उनका केंद्रीय राजनीतिक स्लोगन है, बिल्कुल, या तरीका है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। और ये अभी की बात नहीं है, इन्होंने ये 2002 में गुजरात में शुरू किया था, और उसके बारे जो भी बात करता है उसको जेल में डाल देते हैं। जो भी इसको कोर्ट में लाते हैं जेल में डालते हैं। तीस्ता सत्तरवाद को देखिए, RB श्री कुमार को देखिए, संजीव भट्ट को देखिए, जो भी जिसमें भी ज़रूरत है, हिम्मत है सच बोलने का, वो जेल जाता है। ये कर रहे हैं ये। लेकिन और 2024 का इलेक्शन क्या बहुत स्मूथली हो जाएगा?
इस ट्रेंड को देखते हुए? देखिए, ये इलेक्शन में के रिजल्ट्स को माने बदलने में या टैम्पर करने में, कहते हैं ना अंग्रेजी में, जी जी, ये इसमें तब्दीली लाने में, हेरा फेरी, हाँ, हेरा फेरी करने में ये बहुत मुश्किल है, पर हो सकता है और थोड़ा बहुत शायद हुआ भी होगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब 2019 में इनकी जीत हुई थी, तब भी बहुत लोगों ने कहा था ये ज़रूर है इलेक्शन में हेरा फेरी, वोटिंग में हेरा फेरी करके जीते हैं, ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि 7%, 6-7% बीजेपी का वोट बढ़ गया। तो मैंने इसके बारे में क्या कहते हैं इंक्वायरी की थी, पूछताछ की थी बहुत केयरफुली, और मैंने बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर से मैंने बात किया था, और उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए, कांग्रेस की तरफ से मैं भी था, जो डेलीगेशन ऑल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के पास, हाँ, और वो जो कंपैरिजन ऑफ वोटिंग विद पेपर ट्रेल मेरे सामने हुआ जी, और हम लोगों ने पूरा रैंडमनेस इस्टेब्लिश करके किया। उन्होंने मुझे दिखाया कॉन्स्टिट्यूंसी, स्टेट बाय स्टेट, कॉन्स्टिट्यूंसी बाय कॉन्स्टिट्यूंसी, कैसे रैंडम सिलेक्शंस हुए। उन्होंने कहा कि एक भी वोट से मैंने नेम्स एंड नंबर्स में फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल ठीक तरीके से। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं, कहने दीजिए, हमारे पार्टी में भी वो कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि इसमें हेरा फेरी हुआ है, पर मैं नहीं विश्वास करता हूँ कि हेरा फेरी हुआ है। इसीलिए मैं उनसे सहमत हूँ। मैं सोचता हूँ कि ईवीएम सिस्टम को में हेरा फेरी करना बहुत मुश्किल है। अगर वो सेंट्रल काउंटिंग में कुछ चिप में कुछ डाल सकें जो कि बायस कर दे, ये कोई नई चीज़ें हैं, मैं नहीं समझता हूँ के बारे में, पर अगर वो करेंगे तो वो बाद में भी पकड़ा ही जाएंगे, क्योंकि वो चिप कहीं जाएगा नहीं। किसी न किसी आदमी को कभी न किसी को पता रहेगा इसके बारे में, ये बहुत डेंजरस होगा। कोई ना कोई विसल ब्लोअर निकल ही आएगा इसमें। हाँ। तो मुझे इस पे इश्यू नहीं है। जो थोड़ा बहुत हो सकता है वो है कि इलेक्ट्रल वोटिंग रूल्स को में ये लोग तब्दीली ला सकते हैं। जी जी, अब इसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता है, देखिए, क्योंकि लोग अगर देखें कि हमारा नाम नहीं है, कुछ लोग तो कहेंगे अरे छूट गया, कुछ लोग गुस्सा होकर भी छोड़ देंगे, पर अगर ज़्यादा नंबर्स में हुए संख्या में, ख़ास करके जिनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज से एफिलिएशन हैं, वो तो बहुत हल्ला गुल्ला मचाएंगे, तो वो भी मुझे होता है सीरियस नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि ये इलेक्शंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें रिज़ल्ट्स जो अभी आएंगे, इससे हिंदुस्तान का फ्यूचर डिसाइड होगा, और ये रिज़ल्ट्स इसी एक बेसिस पे होने वाला है, ऑपोजिशन में कितनी यूनिटी होगी जी। अगर यूनिटी हुई और एक प्रोग्राम दिया उन्होंने जो कि लोग सोचते हैं हाँ ये हो सकता है, इससे जो हमारे जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनको हल हो सकती हैं, तो वो प्रोग्राम अगर बहुत पहले से ही, माने अभी से 4-6 महीने पहले से आप इसके बारे में बात करने लगे, तो तब कुछ इसका असर पड़ सकता है। सिर्फ ऑपोजिशन कॉम्बिनेशन से भी फ़र्क पड़ेगा, पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई लोग जो वोट करने जाना चाहते हैं नहीं जाएंगे, कहेंगे हमारा कैंडिडेट तो समाजवादी का था, ये तो उन्होंने कांग्रेस को दे दिया या बहुजन समाज को दे दिया, हम वोट ही नहीं करेंगे। तो ये ऐसे उन लोगों को लाने के लिए इंडिया गठबंधन बन गया है, उसको, हो गई है, उसके नाम को लेकर मोदी जी बहुत विचलित नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक, तो उन्होंने भारत निकाला है, और भारत तो बहुत पुराना नाम है। जी जी, नहीं, ये देखिए, इनकी चालाकी को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। ये अगर इंडिया सिर्फ नाम से ही जीतेगा नहीं जी, और आप नाम बना लिए हैं, बनावटी नाम से और भी जीतने का चांस नहीं है। आप प्रोग्राम नहीं दिखाएंगे, आप कैसे कुछ क्या करेंगे, आप कैसे इस मुल्क के समस्याओं को हल करेंगे, ख़ास करके अनएम्प्लॉयमेंट। 3-4 एरियाज हैं। एजुकेशन में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो गए हैं। आप जानते हैं कि आजकल हर एक 25 या 35 मिनट में एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं खुदकुशी कर लेता है हिंदुस्तान में। 11,000 खुदकुशियाँ हो रही हैं, कभी किसी साल 6, किसी साल 8, किसी साल 14,000 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। तो
तब आप ये फार्मर्स में भी वही सिचुएशन है, हर 15-20 मिनट में एक फार्मर कहीं ना कहीं खुदकुशी कर रहा है। आप फार्म क्राइसिस के बारे एक शब्द नहीं बोले हैं, आप स्टूडेंट्स एजुकेशन क्राइसिस के बारे एक शब्द नहीं बोले हैं, आप एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के बारे एक लफ्ज़ नहीं बोले हैं। इसके बाद आप जीतना चाहते हैं। अरे बाबा, इन तीनों चीज़ों को तो आप लीजिए। चौथी बात है कि अब पुलिस को इन्होंने बिल्कुल सड़ा दिया। पुलिस रिफॉर्म बहुत नेसेसरी हो गया है, क्योंकि आम लोगों के ऊपर पुलिस का अत्याचार बहुत आसान हो गया है। हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ। आप एक लॉ बना दीजिए, उसी के दूसरे दिन पुलिस 10,000 लोगों को उस लॉ पे गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब तो सब चले गए, पर ये हमारे एलीट वाली बातें हैं। हमें इसका असर पड़ता है, हम पे, आप पे असर पड़ सकता है, पर गांव वालों को तो नहीं। गांव वालों की ये बेसिक इश्यूज जो मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन, जस्टिस, एक्सेस टू लॉ, एम्प्लॉयमेंट, अबव ऑल एम्प्लॉयमेंट, ये 4 बातों पे अगर ये लोग कुछ क्रेडिबल प्रोग्राम दें तो पूरा माहौल बदल जाएगा। एक कांग्रेस ने जाति जनगणना का मामला उठाया और कांग्रेस पहली ऐसी नेशनल पार्टी, जाति जनगणना का मामला उठ रहा था क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने तो सर्वे भी करा लिया जिसमें 63% ओबीसी निकल कर आए। नहीं, ओबीसी प्लस SC ST तो 85% है। हाँ, तो क्योंकि SC ST की तो गिनती होती थी, हाँ, और 63% निकाला है। हाँ, तो ये जो ओबीसी की शिनाख्त नहीं होती थी वो 63% आई है, जो कि हम मंडल कमीशन के हिसाब से 52% मान रहे थे ऑल ओवर इंडिया। तो ये एक अब इसने एक नए तरीके का विमर्श भारत की राजनीति में डाल दिया है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि 2 चीज़ें, कि क्या ये जाति जनगणना का मामला, और ख़ासकर जब नेशनल पार्टी उसको उठाए कांग्रेस, और ये जो बिहार का कास्ट सर्वे आया है, क्या ये पोलराइजेशन को की वैक्सीन है कोई? और दूसरा कि क्या जो बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग करती है, अलग अलग छोटी छोटी जातियों के नेताओं को रिप्रेजेंटेशन देकर वो सोशल इंजीनियरिंग करती ताकि एक अम्ब्रेला में लोग ना आ पाएँ, सोशल जस्टिस की बात ना करें, तो क्या ये सोशल इंजीनियरिंग और ध्रुवीकरण, इन 2 के खिलाफ ये वैक्सीन काम करेगा? ये वैक्सीन तो काम करेगा, क्योंकि आप इनको अभिलाषा दे दिए हैं कि जैसे कि पहले रिजर्वेशन हुआ था, अब उस रिजर्वेशन को फिर से देखा जाएगा और उसके बेसिस पे कई जो ग्रुप्स थे जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था उनको जॉब मिलेंगे। पर सब मिला के इसका क्या असर होगा, माने कि आप रिजर्वेशन को 50% से आप 75% पे ले जाएंगे, तो काम कौन करेगा? मुल्क कुछ कैसे चलाइएगा आप? अगर इस पे आप एजुकेशन को नहीं सिमिल्टेनियसली बढ़ाए, अभी बहुत बच्चे हैं जो कि मध्य वर्गों के हैं, जो हिंदी में या अपनी मातृभाषाओं में BA तक किए हैं, MA तक किए हैं, MSc तक किए हैं, पर उनको काम नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको किसी और कंपनी को चिट्ठी लिखना है, और अगर वो कंपनी मद्रास में है या गुवाहाटी में है या मारी गोली दिल्ली के बाहर है, कहीं भी है, तो आप किस भाषा में लिखेंगे? एक ही भाषा में लिख सकते हैं, वो अंग्रेज़ी है। हिंदी में लिखेंगे तो मद्रास वाला पढ़ नहीं पाएगा। मैं ज़रा ख़त्म कर लूँ। इसीलिए आपको जो भी एजुकेशन देना है उसके साथ आपको जो भी रिजर्वेशन भी करना है, सब कुछ करें, पर पहले आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिससे कि लोग अपना काम कर पाएँ, उस तरीके का एजुकेशन जिससे कि काम में वो सफल हों। जी। वो ये आपको देना पड़ेगा। इन दोनों को साथ साथ करना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि ठीक है, आपने कर लिया और इससे एक तरीके से आपने भाजपा
ये बहुत पुरानी चीज़, 1985 में भी कांग्रेस ने यही किया था और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ख़राब हुआ था। वो आपको याद है, खाम मूवमेंट था गुजरात में, किसान क्या था, किसान, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, हाँ, क्षत्रिय, खाम। वो खाम मूवमेंट करके लैटरल डिवीजन किया था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है ना। ये पहली दफ़ा हुआ था। भाजपा कहती है कि हम सब हिंदू साथ हो जाएं और हम हिंदू धर्म के अंदर ही वो तब्दीली लाएं, जिससे कि जो निचले वर्ग है वो उससे ऊपर उठ पाए। वो ही नहीं कर पाए हैं। पर बात ये है कि ये अगर आप सेकंड टाइम फिर से ये लैटरल डिवीजन करेंगे तो इस अगर वहाँ छोड़ देंगे इसको तो इससे और भी ख़राब होने वाला है। जैसे आप खाम की बात कर रहे हैं, वो माधव सिंह सोलंकी ने गुजरात में किया था। हाँ। और उसके बाद अजगर, अहीर, जाट, ऐसे करके मुस्लिम करके एक अजगर भी यहाँ चौधरी चरण सिंह लेकर आए थे। लेकिन ये सारे एक कास्ट इक्वेशन, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स था। हाँ, पर ये उसके बाद अब देंगे क्या? ये अफर्मेटिव एक्शन नहीं था, ये एम्पावरमेंट का नहीं था। अब जो इस कास्ट सेंसस से चीज़ें जुड़ेंगी वो एम्पावरमेंट की होगी, सोशल एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या है? अब आप किस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं आदमी को? पहले इसको वेतन चाहिए एम्पावर होने के लिए। जो भीख मंगा बैठ के सड़क के बगल में है, वो किसी भी जात का हो, वो वोट भी देता हो, उसका कोई एम्पावरमेंट की कोई पावर नहीं है। एम्पावरमेंट माने कम से कम कुछ काम तो मिले, और काम ऐसा मिले जिसमें उसको कुछ गौरव होए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कारीगर हूँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वो असल एम्पावरमेंट है। ये जब आपने कर लिया, इसके बाद आपको इनकी जो अभिलाषाएं जो आपने इनमें उत्पन्न किए हैं, इनको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसके लिए प्रोग्राम चाहिए। प्रोग्राम का अभी नामो निशान नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग इसके बारे में अभी सोच रहे हैं, और सोच के इलेक्शन से बहुत पहले वो लोग अनाउंस करेंगे। पर जब जो 2019 में हुआ था, अगर वो लोग फिर से वैसे ही किए तो ये तब तो ये नर्क में जाएंगे। क्योंकि 2019 में कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो इलेक्शन के 11 दिन पहले निकली थी और 93 पेज की थी, और उसमें एक ही चीज़ था, सबको हम मिनिमम पैसे देंगे। पैसे लाएंगे कहाँ से? काम करें ना करें, अगर पैसे मिलेंगे तो क्यों काम करे आदमी, क्यों पढ़े? इसके बारे में कोई थॉट नहीं था। तो इसको लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसको किसी ने विश्वास नहीं किया, और कांग्रेस कहीं नहीं पहुंची इसके साथ। उनके वोट बचे और घट गए। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि जब ये अफर्मेटिव एक्शन की बात होती है, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया था। आप विश्वनाथ प्रताप सिंह के बहुत करीबी थे, आप उनके मीडिया एडवाइज़र थे, तो क्या सरकमस्टांसेस थे? क्या वाकई विश्वनाथ प्रताप सिंह अफर्मेटिव एक्शन करना चाहते थे, एम्पावरमेंट के लिए सीरियस थे, या वो कोई राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था और उसने देश की राजनीति को बदल दिया? मास्टर स्ट्रोक भी नहीं था और राजनीति भी बदल गई, पर इसके कारण अलग थे। दो बातें थी। पहले तो जब नेशनल फ्रंट बनी थी ना, उसकी उम्मीद थी कि नॉर्थ में तो जनता दल थी, और साउथ में चंद्रबाबू नायडू के वो क्या कहते हैं, तेलुगु देशम, और दो तीन और थे कर्नाटका में, तमिलनाडु में, दैट ये लोग सीट जीतेंगे और सब मिला के हम एक इतने हमारी संख्या हो जाएगी कि हमें सिर्फ कम्युनिस्ट की, बंगाल में कम्युनिस्ट थे, वो काफ़ी पावरफुल थे, और उनके वोट के साथ हम लेफ्ट लीनिंग बट कोहेसिव फ्रंट जो प्रोग्राम साथ बना सकते हैं वो बनाएंगे जी। जबकि रिजल्ट्स निकले तो जनता दल के 144 सीट्स भी बने, उनमें से 141 नॉर्थ में थे, और पूरे साउथ में जनता दल 3 सीट जीती जी। कांग्रेस का टोटल स्वीप हुआ था। हाँ, अब क्या ये
इस बेसिस पे वीपी सिंह वो इलेक्शन वो जानते थे कि अगर हम आएंगे तो हमें नॉट ओनली कम्युनिस्ट बट बीजेपी का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा टू मेक अ मेजॉरिटी। वो उस वक्त कहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। पूरे जनता दल में पैनिक हो गया। मेरे घर कुलदीप नैयर आया कि चलो जल्दी उनसे बात करना है, इनको समझाना है कि इन्हें ये प्राइम मिनिस्टर लेना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा बीजेपी क्या कह रही है? उन्होंने कह रहे हैं कि हम सपोर्ट देंगे, हमें मदद करो, ये अयोध्या का कोई सल्यूशन निकाल लो, टाइम देंगे, अगर हो गया तो सब कुछ ठीक रहेगा। और उस वक्त सोचते थे भी हो भी सकता है। तो बहुत रिलक्टेंटली वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब ये बात नहीं बनी, एक दूसरी बात थी, बहुत ये तो कोalition भी बहुत शेकी थी। इसके अंदर देवीलाल और चंद्रशेखर दोनों बहुत गुस्से में थे कि वीपी सिंह को क्यों बनाया। ये तो कांग्रेस वाले थे, इनको बाहर से लाए। हाँ ठीक है, पूरी हिंदुस्तान इनको मानती है, पर पार्टी बनाने वाले तो हम लोग हैं। वो दोनों बहुत खफा थे। हालांकि असल क्रिएटर ऑफ द जनता दल वो रामकृष्ण हेगड़े। रामकृष्ण हेगड़े ने अपने बारे में कुछ नहीं बोला। वे इतने डिसिप्लिन्ड पॉलिटिशियन थे, इतने फाइन आदमी थे वो। पर देवीलाल और चंद्रशेखर को काबू में लाना पड़ा, और काबू में लाने के थोड़े ही दिन बाद ये लोग अंदर से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे। आप जानते हैं कि देवीलाल ने वो किसान रैली किया था, 5 लाख लोग को लाए थे। और ये चंद्रशेखर भी कुछ ना कुछ करते ही रहता था। जो भी कैबिनेट में मैंने अपने देखा, जो भी वीपी से कहते थे उसको अपोज करते थे कैबिनेट में। तो ये बहुत मुश्किल हो गया था उनका इनको ये चलाने, ये गवर्नमेंट ऐसे चलाने में। और इसमें 1 जुलाई को बीजेपी का एक सीक्रेट मीटिंग हुआ था। उन्होंने डिसाइड किया था कि इस गवर्नमेंट से कोई, वो क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ द टेम्पल सोल्यूशन ऑफ द मॉस्क सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को नहीं संभाल पा रहे हैं। इसीलिए वी विल विड्रॉ सपोर्ट ऑन October 30th एंड वी विल डू आवर ओन थिंग, अपने आप को बढ़ाएंगे। ये डिसीजन ले लिया गया था। हम लोगों को पता लग गया। 3 जुलाई को वीपी सिंह ने मुझे बताया इसके बारे में, और अलग से कहा कि इसका कोई काउंटर एक्शन का प्रोग्राम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा 3 ही महीने रह गए हैं, कोई ज़्यादा नहीं हो सकता है इसमें। यूजुअल कहा कि प्रेस मीटिंग कीजिए, बात कीजिए, वो सब किया उन्होंने। पर असल रिज़ल्ट था एक ही बात थी। शरद यादव और वो क्या कहते हैं रामविलास पासवान ने कहा कि देखिए मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि हम राम रथ को मंडल रथ के पहियों के नीचे कुचल देंगे। ये मेरे सामने उन्होंने कहा। मैंने उस वक्त कहा बाद में उनको कि देखिए ये भी मुश्किल होगा, क्योंकि कोई नई चीज़ अगर जब आप प्रपोज करते हैं, मेजर न्यू प्रोग्राम, तो लोगों को गांव-गांव तक इसके बारे न्यूज़ पहुंचने में कम से कम 6 महीने से 1 साल लग जाते हैं। उस वक्त तो इंस्टेंट टीवी, इंस्टेंट ये सब नहीं था, कुछ मोबाइल्स नहीं थे, कुछ नहीं। तो इसीलिए इसके मैं बहुत स्केप्टिकल था। पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम ये करेंगे, और उन्होंने अनाउंस कर दिया। एक गलती की उन्होंने, अगर उसके 50% रिजर्वेशन के साथ अगर उन्होंने ये माने 27% एक्स्ट्रा के साथ अगर उन्होंने सिमल्टेनियसली अनाउंस कर दिया रहता कि सब गवर्नमेंट सर्विसेज में 50% नंबर्स बढ़ाए जाएंगे इन क्लास 1 एंड क्लास 2 सर्विसेज, तो ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता। क्योंकि इन एब्सोल्यूट टर्म्स जो लोग पढ़ लिख के जी जान लगा के गवर्नमेंट में घुसने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशन नहीं जाती, ख़राब नहीं होती। जी, मैं उस दौर के मीडिया को भी देख रहा था। उसके बारे किसी ने सोचा था नहीं था उस वक्त। उसके बारे बाद में उन्होंने सोचा और नंबर बढ़ाए भी गए, पर उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं रहा। जी, तो मंडल कमीशन आपके मुताबिक
जब उनको संकेत वीपी सिंह को मिल गया कि बीजेपी सपोर्ट विड्रॉ करेगी, तो रामविलास पासवान और शरद यादव के सलाह पर उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया। हाँ, मैंने यानी मंडल के बाद जो वो रथ लेके निकले थे, वो जो पब्लिक डोमेन में है बातें कि मंडल लागू हुआ, उसके बाद आडवाणी जी रथ लेके निकले, जिनको लालू यादव ने बिहार में रोक लिया। लालू यादव ने बिहार में रोका, पर रोका विश्वनाथ जी के कहने पे, क्योंकि जब वहाँ वो रोक दिए गए, वहाँ से वाजपेयी जी की फ़ोन आई। वाजपेयी जी इसके खिलाफ थे, उस रथ यात्रा के खिलाफ थे। उन्होंने ओपनली कहा था, एक ही दफ़ा कहा, पर कहा, और नेशनल टीवी पे आ गया था। पर जबकि पार्टी रथ यात्रा वहाँ बिहार के बॉर्डर तक पहुँच गई थी और वहाँ पे रोक दिया गया था। असल में मुलायम सिंह ने रोका था कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं। जी। हाँ, तो उस वक्त वाजपेयी ने फ़ोन किया था विश्वनाथ जी को कि देखिए ऐसा ऐसा, आप इन्हें जाने दीजिए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं। आडवाणी जी ने भी फ़ोन किया इनको, उनकी बात हुई कि मैं आपको प्रतिज्ञा देता हूँ कि यहाँ कोई ये नहीं होगा, हम लोग जाएंगे, हम लोग फूलों से शिलान्यास करके हम लोग निकल आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं सब कुछ कंट्रोल करूँगा, फिक्र न कीजिए। हाँ, यूँ भी मुलायम सिंह ने एंट्री बंद कर दिया था, ट्रेन में कुछ नहीं आ रहे थे, लोग पैदल आ रहे थे, उसमें भी 1.5 लाख लोग वहाँ आ गए थे। जी, तो जी। मैंने विश्वनाथ जी से, मैं उस दिन उनके साथ ही उस वक्त था जबकि ये फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, जब क्या कहते हैं, कुद्स में पूरा वो मेन शिया मॉस्क जो गिराया गया था, वो इसी तरीके से गिराया गया था। चारों खंबे में माइन करके इनके जो मेन पिलर्स हैं उसको सिमल्टेनियसली ब्लो किया और पूरा डोम ऐसे सीधे नीचे गिरा, और बाबरी मस्जिद में भी यही हुआ। ये कोई इजरायली लोगों की ट्रेनिंग मुझे होता है, मुझे पता नहीं है। अच्छा। पर क्योंकि बाद में जब मैंने खुद का जो डिस्ट्रक्शन, वो मॉस्क का जो डिस्ट्रक्शन मैंने देखा, हाँ, जी जी जी, सिमिलैरिटीज़ हैं। आइडेंटिकल, नॉट इवन सिमिलर। हाँ, आइडेंटिकल। थोड़ा मौजूदा दौर में आते हैं, वो तो खैर इतिहास में है, पॉलिटिकल हिस्ट्री में कैसे वीपी सिंह की सरकार गिरी और बाद में चंद्रशेखर बनी सरकार, चंद्रशेखर की भी गिरी। मौजूदा समय में देखिए, कहा जाता है प्रेम शंकर जी की बहुत मोदी साहब 18 घंटे काम करते हैं, और उनका एक मीडिया जो समर्थित मीडिया में, उस पर भी आऊँगा बाद में, वो भी उनका जो है लाउड स्पीकर बना हुआ है कि मोदी जी बहुत काम करते हैं। वो दिखते हैं रैलियों में, कहीं पहाड़ों में घूम रहे हैं, कहीं वो झंडियाँ दिखा रहे हैं। आपने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है और वीपी सिंह के साथ तो बहुत क्लोज डोर काम किया है। प्रधानमंत्री की दिनचर्या क्या होती है सुबह से लेकर रात तक की? कितनी उसको ब्रीफिंग मिलती है, किस से मिलती है, कितना समय वो फाइलों में बिताता है, कितनी मीटिंग्स होती हैं दिन भर में? ये मोदी जी 18 घंटे का जो दावा है, और वो कैसे टाइम निकालते हैं ये सब काम करने के लिए, मेरी ज़रा उत्सुकता है इसको जानने में। देखिए, मैं कठोर शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये 18 घंटे का जो दावा है, इसमें और वो 56 इंच छाती के दावा में कोई फ़र्क नहीं है। समझ गया ना? 56 इंच छाती का आज तक आदमी से कि वो मैंने चल नहीं हुआ है उनका। हाँ, कुछ हवाई में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही मोटे हैं, और उनका शायद 56 इंच हो सकता है छाती, पर असल में मुहावरा है 56 इंच। इसका कारण भी है, मैं कैसे 56 इंच वाला मुहावरा निकला, ये फ्रांस में हुआ, पर मैं उसमें नहीं जाऊँगा। ये प्रधानमंत्री की दिनचर्या क्या होती है? इनकी असल में नॉर्मल है कि इनका काम 7:30-8 बजे सुबह से शुरू हो जाता है। मैंने अखबार होता है, मुझे उनको न्यूज़पेपर ब्रीफिंग 7:30 और 8 के बीच में रोज़ देना पड़ता था। तो मैं 6 बजे उठ के मेन पेपर सबको पढ़ के नोट करके मैं उनके घर जाता था। हाँ,
तब वहाँ से वो ऑफिस 9:30-10 से जाते हैं और वहाँ पे इनकी मीटिंग्स जो भी होने की रहती है, कैबिनेट ये वो जो भी काम होता है वो होता है। विश्वनाथ जी शायद सब नहीं करते होंगे, वो 1-1:30 बजे घर जाते थे और 1.5 घंटे खा के आराम करते थे। तो 3-3:30 तक वो फिर से काम शुरू करते थे और रात तक काम करते थे। तो और जो मिलना होता था ना वो लोगों से, तो सब प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा है, जब भी मैं इनसे मिला हूँ, या तो 11 और 1 के बीच में, या क्या कहते हैं 4 से 5:30 के बीच में, ये इस टाइम में वो अपने घर पे, और वो भी सब दिन नहीं, कुछ दिन वहाँ कुछ दिन PM हो जाना पड़ता था, पर वहाँ पे लोगों से मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं, और जो राय देने वाले हैं, जिनसे वो जो इनको PM वो कहते हैं, इनसे मिलिए आप, वो मिलते हैं। मोदी साहब ऐसे ये सब नहीं करते हैं। हाँ, पर इनका क्या चलता है मैं नहीं जानता हूँ, पर जिस आइडिया कि ये बहुत काम कर रहे हैं, ये सच नहीं है। माने पर PM का काम होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपिनियन सुनना, अपने इनसाइड अंदर के लोगों से और मिनिस्ट्रीज़ के लोगों से। वो तो पेपर आते ही रहते हैं PMO में, और यू हैव प्लेंटी ऑफ पीपल, बहुत लोग हैं जो कि वो उसको देख सकते हैं, पर ऑल्सो बाहर वालों से भी मिल के, जो आम जनता से के लोगों से मिल के अपने आइडियाज़ को फॉर्म करने का। ये मोदी ऐसा नहीं करते हैं। ये एक तो इनके ताल्लुकात मिनिस्ट्रीज़ में बहुत बुरे हैं। मिनिस्टर्स हैं, पर सबसे पहले उन्होंने एक कमेटी बना दिया था कंसिस्टिंग ऑफ BJP मेंबर्स एंड द मिनिस्टर्स रिपोर्टिंग टू द BJP मेंबर्स कमेटी वंस अ मंथली मीटिंग होता है, वो हो गया। इस तरफ कनेक्शन मिनिस्टर्स का है विद दैट 7 or 8% ग्रुप इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जिनसे कि ये बात करते हैं। ये जैसे कि गुजरात में किया करते थे, एक छोटा सा गुट है इनका, ये इनके असल डिसीजन मेकर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं। मोदी, मुझे होता है कि वो उनको पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता है। ये लोग पढ़ के इनको समझाते हैं क्या क्या मेन इश्यूज़ हैं। एंड माइंड यू, प्राइम मिनिस्टर को ऐसे करना भी पड़ता है, क्योंकि सब चीज़ हर वक्त देख नहीं सकते हैं। ट्रस्टेड लोगों से आप कहिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, एडवाइस भी लीजिए, पर फाइनल डिसीजन अपने लीजिए। ये करना पड़ता है, वो करते हैं, पर वो बहुत छोटे ग्रुप में, और इन ग्रुप में एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं हैं जी। एक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो होंगे ही ज़रूर, पर उसके अलावा कैबिनेट का यहाँ कुछ मतलब नहीं है। एक अजीब ट्रेंड देखने को मिला है झा साहब, वो ट्रेंड ये है कि इनकी सरकार में कोई रिटायर ही नहीं हो रहा। अब वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, 2018 से चल रहे हैं वो। अरे ये तो पहले से ही शुरू हो और गया। फिनांस सेक्रेटरी एक्सटेंशन पे है, डिफेंस सेक्रेटरी एक्सटेंशन पे है, होम सेक्रेटरी एक्सटेंशन पे है, ईडी किस तरीके से ईडी के डायरेक्टर एक्सटेंशन के बाद फाइनली रिटायर हुए। गुजरात में जो 27 फरवरी इवनिंग का जो एक मीटिंग था, जिसके बारे सबसे ज़्यादा इन पर निंदा हुई है और केसेस चले हैं, जिसमें उन्हें माना गया है कि वो लोगों ने सस्पेक्ट किया है कि इन्होंने ग्रीन चिट दिया था कि आप जो करना चाहते हैं करिए, कल कुछ बदला लेंगे हिंदू लोग, उसको रोकिए मत, कुछ हद तक रोकिए मत। उस मीटिंग में जो 8 लोग थे, 8 को एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन में के 2012 तक रखा गया। ये इनका तरीका है रास्ते कि जो मतलब राजदार जो हैं उनको रिटायर मत करो। हाँ, तो हमारा काम करने को तैयार है जी जी, जिन पर मुझे भरोसा है उनको अपने पास ही रखें। ये डेमोक्रेसी रहा नहीं ना। हाँ, एक सिंडिकेट जैसा बन गया। सिंडिकेट बन गया, बिल्कुल। और ऐसे ही इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द भी कुछ एक सिंडिकेट बन गया था। ऐसा कभी नहीं बना था। उनके लोग थे जिनकी बातें सुनते थे, पर अगर PN धर साहब की
पियंदर। उनके मेमोइर्स पढ़ें तो देखिएगा किस हद तक इंदिरा गांधी अपने डिसीजन लेती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ ऑल, इमरजेंसी को ख़त्म करना। उसमें पीसी शुक्ला, एक वो हरियाणा के जो एक हैं, और ये संजय गांधी, ये तीन का एक ग्रुप था इन द कांग्रेस। वो कह रहे थे इनको ज़ोर ज़ोर से बार बार कि आप ये इलेक्शन और एक साल पोस्टपोन कीजिए। मैंने एक साल और करते तो मैंने डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती। सवाल आता है, मैं जाकर ख़त्म कर लूँ। जी जी। ये लोग कहते थे इंदिरा गांधी ने लास्ट 3 मंथ्स में इनसे बात ही नहीं की, और जब इन्होंने अनाउंस किया जनवरी 1977 में कि मार्च में इलेक्शन होगा, उस वक्त पीएन धर तक नहीं जानते थे। इनकी किताब में है। उन्होंने अपने सलाह से, सिर्फ अपने मन से सोच के कहा कि हम ये नहीं। और एक चीज़ और भी है, ये कभी भी इनके जहन में भी नहीं आया था कि हम इसको डिक्टेटरशिप बनाएं, क्योंकि जबकि जिस वो 25 जून 2075 में 6 बजे सुबह जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, वो जब ख़त्म हुआ उसके बाद केसी पंत उनसे जाके मिले और पूछे कि देखिए मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सिर्फ 1 साल के लिए है कि और भी बढ़ाइएगा आप, क्योंकि मुझे इससे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे आपके इंटेंशन जानने हैं। मैं जानता हूँ कि अभी प्रॉब्लम्स हैं, 1 साल का आप बढ़ा रहे हैं, पर आपका आगे क्या करेंगी, ये परमानेंट होने वाला है कि नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि वो घूम के वो तो खफा हो गई। कहते तुम क्या पूछ रहे हो, ऑफ कोर्स देयर विल बी इलेक्शंस आफ्टरवर्ड्स, दिस विल नॉट बी एक्सटेंडेड। और जिस तरीके से कहीं, और जिससे अपने फेवरेट मिनिस्टर से, यंग मिनिस्टर से खफा होकर कहीं, वो मान गए और उनके साथ रह गए। ये बाद में उन्होंने बताया था, वो मेरे बहुत नज़दीक के थे, यू नो। सो ये इसमें बहुत 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 बड़ा अंतर है। मिसेस गांधी कभी नहीं चाहती थी कि अगर मैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहूं। ये तो इनके जहन में भी नहीं आया था। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या नज़रिया है? राहुल गांधी अपने आप को फाइनली फाइंड कर लिए हैं। वो मेरा आइडिया है कि राहुल गांधी ने बचपन से द निटी-ग्रिटी ऑफ पॉलिटिक्स देखा था। इसमें पैसे कलेक्ट करने हैं, फेवर्स देने हैं, मैंने चमचों को साथ रखना है, ये सब देखा था। उन्हें बहुत बुरा लगा था, कुछ कह नहीं सकते थे। और वो कुछ कोशिश कर रहे थे कि पहले से ही सोचते थे कि अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो ग्राउंड से यूथ के साथ करना है। तो जब पहले वो पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी में ये यूथ कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश की और काफ़ी सक्सेसफुल हुए। और उससे सब लोग कहने लगे ये देखिए, ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है, यूपी कांग्रेस जीतने वाली ही है। जब कांग्रेस बुरी तरह हारी वहाँ तो राहुल हट गए, उनको और कोई आइडिया उस वक्त नहीं था। ये इतना ही था कि वो जिस तरीके का पॉलिटिक्स है उसमें हम नहीं ना तो हम कामयाब होंगे, ना मैं इसमें होना चाहता हूँ। और ये तब उनको ज़बरदस्ती ढकेला गया, क्योंकि कांग्रेस अगर गांधी नाम का कोई नहीं रहता प्रेसिडेंट तो कांग्रेस हफ्तों में टूट जाती। 1999 में हो ही रहा था जब तक कि मिसेस गांधी नहीं आई। जी जी। हाँ, तो वहाँ पे वो एक तरीके से पिछड़े में थे। वो उससे निकलने का इनका रास्ता था कि उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा में फाइंड किया। और क्या था ये रास्ता था कि मैं डिटेल्ड पॉलिटिक्स औरों को छोड़ूंगा, मैं मार्गदर्शक ही बन सकता हूँ। और उन्होंने बहुत सोचा कि क्या हिंदुस्तान को क्या चाहिए। मैं सोचता हूँ कि सालों से 10-15 साल पहले से ही, बचपन से ही ये सोचते रहे हैं, क्योंकि वैसी फैमिली भी वैसी ही थी कि बड़े अगर वहाँ सोच नहीं है तो कहाँ सोच होगा। और ये अपने आप को मार्गदर्शक के रोल में देख रहे हैं। और इन्होंने जो ये अभी जो चीज़ें की है बहुत अच्छी की हैं, क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि देखिए हमें सेक्युलरिज्म, ऑनेस्टी, एजुकेशन, इन चीज़ों पे हमें जोर देना है। लेकिन मार्गदर्शक तो प्रधानमंत्री नहीं बनता।
वो बनना भी नहीं चाहते हैं। इनकी कांग्रेस वाले कहते हैं आप बनिए, क्योंकि अगर वो नहीं वो धक्का दे रहे हैं, क्योंकि तब इनके मैक्सिमम कैबिनेट सीट्स आएंगे। और कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्योंकि मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स ये कंट्रोल करेंगे, पैसे बनाने के मौके सबसे ज़्यादा होंगे। ये असल में खेल अल्टीमेटली पैसे वाला है। और एक बात मैं कह सकता हूँ, मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ। एक दफ़ा 2 मिनट के लिए मैं इनसे मिला था 20 साल पहले। पर ये मैं कह सकता हूँ सर, उनको देख के इनको ये नफ़रत वाली पॉलिटिक्स है, इनको बहुत घृणा है शुरू से ही। तो इसीलिए ये अभी मार्गदर्शक का काम था, क्योंकि मोदी एक दूसरा मार्ग दिखा रहे थे जो कि हमें हिंदुस्तान को जहन्नम में ले जाता। जी। और इसका ये उल्टी दिशा में मार्ग दिखा रहे हैं। अब एक ही प्रॉब्लम रह गया कांग्रेस में, अपने सेकंड रैंकर्स जो बेकार लोग हैं, वाहियात लोग हैं, जो अपने बारे सोच रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी बारे सोच रहे हैं, पैसे बनाने वाले लोग तो हमेशा रहेंगे ही उस पार्टी में। इनको कंट्रोल करके कैसे रखें। जी। अब मैं सोचता हूँ खड़गे साहब इनका बहुत अच्छा चॉइस रहा है। वो नट्स एंड बोल्ट्स आदमी है और शरीफ आदमी है, और इसीलिए मुझे कांग्रेस में अभी काफ़ी उम्मीद है। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, थोड़ा लेफ्ट टू सेंटर कांग्रेस थी, वेलफेयरिज्म था और जन कल्याणकारी योजनाएँ थी, इवन आप इमरजेंसी में भी देखिए, इमरजेंसी बदनाम बहुत हुई सेंसरशिप की वजह से, या नेताओं को या पत्रकारों को जेल में डाला गया, लेकिन वेलफेयरिज्म इमरजेंसी के दौरान भी चलता रहा। तो जो 20 सूत्री कार्यक्रम था और ये सब चीज़ें थी, लेकिन क्या राहुल गांधी वापस कांग्रेस को वहाँ ले आए हैं जो कांग्रेस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाली जो कांग्रेस थी उससे थोड़ा सा हटके? अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज़ के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि राहुल और इनमें शायद प्रियंका को छोड़ के और इनकी फैमिली में सफिशेंट कांटेक्ट नहीं है ज़मीन के साथ कि ये जाने कि हालात कितने ख़राब हो गए हैं हिंदुस्तान के, क्या और कैसे इसको रिपेयर किया जाए। अभी एग्रीकल्चर में एक नहीं 2 क्राइसिस हैं। एक तो ड्राईलैंड क्राइसिस है, जहाँ की इरिगेशन नहीं है। उन इलाकों में लैंड पर प्रेशर बहुत पड़ रहा है और फैमिलीज़ को जॉब्स बाहर नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे वो ज़िंदा रहेंगे इस पे। वो एक तरीका निकालते हैं, जब तरीका नहीं काम करता है तो इनके जो हेड ऑफ फैमिली हैं वो फर्टिलाइज़र या कुछ रैट पॉइजन या पी के अपने आप को मार देते हैं। एक तो ये होता है। ये दूसरा है इरिगेटेड एरियाज में क्राइसिस है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल देना पड़ता है, सिंचाई का दाम बढ़ रहा है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालना पड़ रहा है। और इसको ये मोदी MSP निकालना चाहते थे, पर अगर ये सब करने से उपजाऊ भी बहुत हो रहा है। अब आप मेजर एक्सपोर्टर बन गए हैं, पर फिर भी मुश्किल रह गया है कि गल्ला बर्बाद हो जा रहा है। अब मोदी जी ने एक चीज़ अच्छा किया है कि जो गल्ला ख़राब होने वाला है उसको आप एथेनॉल बनाने के लिए दे दीजिए, उसका प्राइस मिलेगा। पर आप अगर गरीब मुल्क में अन्न पदार्थ से आप ट्रांसपोर्ट फ्यूल बना रहे हैं तो इसका पॉलिटिकल इफेक्ट बहुत ख़राब हो सकता है। तो आगे इसमें कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। जी। एक इकोनॉमी पे सवाल, और बड़ा सिंपल सा सवाल ये कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट के बारे में, वो कि FCI के गोदाम भरे हैं, ग्रोथ रेट दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एनालिसिस आती है। अभी तो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी थोड़ा नीचे आया है, लेकिन हंगर इंडेक्स में 111वां स्थान, पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे। यानी खाना है, आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ये जो PDS सिस्टम 7 दशक से काम कर रहा है, कहीं कोई खामी मोदी साहब के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में है? ये हंगर इंडेक्स है, बहुत बुरा है, क्योंकि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बहुत सीरियस हो गया है। आप देखिए कि जब रेलवेज़ ने करीब 3 साल पहले
आज हाँ, नहीं 4 साल पहले उन्होंने 67,000 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया था, 67,000। हाँ, कितने आपको पता है कितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया? 1,91,00,000। 1,91,00,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया। उसके 2 साल बाद पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने 35,000 जॉब्स का इश्तिहार किया था। उसमें 12 मिलियन नहीं 19 मिलियन, हाँ 1,91,00,000। हाँ, उसमें भी 1,02,00,000 लोगों ने जॉब एप्लीकेशन दिया। क्या करेंगे? काम ही नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। पंजाब में जवान लोग, इनके फार्मर वार्मर हैं। पंजाब बहुत रिच स्टेट है। मैं अभी पिछले हफ्ते वीकेंड में मैं वहाँ था, मैंने देखा और इलाकों से बहुत ज़्यादा रिच है, अमीर है, पर काम नहीं है। तो इनके लड़के जो हैं, जो कि अब फावड़ा देके काम नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। वो पढ़े हुए हैं, वो फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं, और कोई काम नहीं है तो अब ड्रग्स खाते हैं। 70% ड्रग रेट है। ये पंजाब की समस्या है, लेकिन पूरे देश में ये पंजाब की समस्या नहीं है। हाँ। ये है क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहूँ, ये पंजाब की समस्या नहीं है। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेटस। कि काम तो है, पर जो काम है वो मैं करने को तैयार नहीं हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे दूसरा काम चाहिए। मुझे अपने पे फख्र है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं ये नीचे वाले काम नहीं करूँगा। फ्रस्ट्रेशन एंड बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया। हाँ, एक आखिरी सवाल, बातें तो देखिए ऐसा बहुत सारी हैं, आपको भी जाना है कहीं। एक आखिरी सवाल ये कि कुछ समय पहले विवेक देबरॉय ने एक आर्टिकल लिखा, हाँ, प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर्स ग्रुप में है वो, और संविधान को बदलने की वकालत उन्होंने कर दी। यानी जब वो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, तो उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो गया किनारे, संविधान ही बदल दो। ये जब से मोदी साहब आए और ख़ासकर सेकेंड टर्म में ये बातें बहुत हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों पे लटकाता है चीज़ें। लगता है कि करेज नहीं है, कन्विक्शन नहीं है संविधान के प्रति। कुछ हियरिंग, कुछ मुकदमों की, सेंसिटिव मुकदमों की हियरिंग ही नहीं आती है। उमर खालिद की बेल बार बार पोस्टपोन होती है। सिर्फ उनके ही नहीं, कई बहुत लोगों के, बहुत सारे 370 का मामला है। श्री कुमार को देखिए। हाँ, तो 2 साल हो गए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका इतना तजुर्बा है और आप राजनीति को बहुत करीब नज़रों से देखते हैं, संविधान के खतरे की बात कितनी वास्तविक लगती है आपको मोदी साहब के रिजीम में, और अगर 2024 में आ जाते हैं तो? वो खतरा तो है। एक हो आप किसी चीज़ का स्ट्रक्चर छोड़ के उसको खोखला बना सकते हैं, वो तो कर ही रहे हैं, वो ये और भी करेंगे। मैंने संविधान को चेंज नहीं करेंगे, अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, पर एक एक क्लॉज को लेके, जैसे कि अभी आर्टिकल 370 के ऊपर हुआ है, वो उसको अपने तुषार मेहता जैसे लोगों को लगा के और जजेस को वहाँ पे खिला पिला के और धमका के बिठा के वो लोग बाय जुडिशल प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ये बदलते जाएंगे। इसकी एप्लीकेशन बदल दी जाएगी, संविधान की एप्लीकेशन। ये इनका आइडिया है, ये कर भी रहे हैं और करते जाएंगे और पहले से ज़्यादा करेंगे। अभी आपके हेवियस कॉर्पस रही नहीं, लोग 7-7 साल से या तो हाउस अरेस्ट में है या जेल में बैठे हैं, जिनके खिलाफ आप एक केस नहीं बना पाए हैं। प्रणय रॉय, राधिका रॉय को उन्होंने पहले ही पकड़ा,
उनकी एनडीटीवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी को सिक्वेस्टर कर लिया, उनके पासपोर्ट्स ले लिए। आज तक उनकी सुनवाई भी 3-4 हुई, उसके बाद वो भी नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में उन्होंने यही कोशिश किया था, बात नहीं बनी इनकी। जिसने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो था, जिसने सबके क्या कहते हैं सुनवाई करने, मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, सुनवाई 2015 की, जब सुनवाई करने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ केस नहीं है, उसके दूसरे दिन इनको निकाल दिया गया और दूसरे आदमी को लाया गया। और सोनिया गांधी का 55 घंटे, राहुल गांधी का 55 घंटे, सोनिया गांधी का 19 घंटे। सोनिया गांधी का पूछताछ हुई है, 1.25 साल से ऊपर हो गया है और उस पर कोई अपडेट नहीं है। तीसरा सितंबर के खिलाफ कितने केसेस हैं? क्या ये मोदी जैसे उन्होंने गुजरात पे किया, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई गड़बड़ नहीं किया, पर लोगों को डरा डरा के, माने फुसला के, पिला के, खिला के, उन्होंने सब इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल इनका स्वरूप ही बदल दिया। गुजरात कोर्ट के सामने कोई जा नहीं सकता है। दो दफ़ा क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो केसेस वो हमें गुजरात राइट वाले केसेस या फेक एनकाउंटर वाले केसेस थे, उनको हम वो जज ही नहीं पा रहे थे जिनके नीचे सीबीआई कोर्ट बना सकते थे, तो उनको महाराष्ट्र में सीबीआई कोर्ट बनाना पड़ा। महाराष्ट्र में भी लोया का बहुत कन्वीनियंट डेथ हो गया। हाँ, बहुत किताब भी आ गई उस पर और बहुत कुछ, मानिए कि वो नेचुरल था। हाँ, फिर भी कन्वीनियंट तो था ना। ठीक एन मौके पे आया, जबकि सबसे ज़्यादा फायदा इसको मोदी और शाह को हो सकेगा। आपका सिक्स सेंस क्या कहता है 2024 के बारे में? मोदी रहेंगे या जाएंगे? देखिए, ये सिर्फ ऑपोजिशन पे डिपेंड करता है। अगर ये लोग कुछ भी प्रोग्राम ना करें, अब जैसे कि अभी बैठे हुए हैं, इनका एक प्रेस ऑफिस भी नहीं है। इंडिया का प्रेस ऑफिस है, पार्टीज़ का है, इंडिया का नहीं है अभी तक। भाई आप एक ऑपोजिशन का ग्रुप बनाए हैं, फर्स्ट थिंग यू हैव टू हैव, जो पहली चीज़ आपको करनी चाहिए कि एक दफ्तर है जहाँ की जो भी प्रश्न पूछना है लोगों को पूछ सकते हैं। जो मोदी कर रहे हैं उसका उल्टा कीजिए। सब चीज़ जो या इजराइल हो या क्या कहते हैं, कहीं घर वापसी या जहाज़ का कोई इंसिडेंट हो या कोई मारा जाए, कुछ भी जब जो प्रेस पूछना चाहती है उसके लिए आपके पास आंसर होना चाहिए। आप एक टीवी चैनल बनाइए अपना, इंडिया चैनल बना दीजिए, I_N और उस पर सबसे अच्छे लोगों को लाइए। जैसे रशा टुडे ने बनाया था, जैसे अल जजीरा ने बनाया था। ये बनाने में टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं, मोदी सरकार को पूरे एनडीटीवी के जो स्टाफ है वहाँ उनको आप ले आइए। लाइसेंस तो मोदी सरकार को देना है, मोदी सरकार। अरे बाबा, यूट्यूब का लाइसेंस किसको देना है? हाँ, मैं मेन की बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ यूट्यूब चैनल बनाइए। अरे भाई, यूट्यूब का जो लोग देख रहे हैं, आप अपने चैनल के बारे में आप कह रहे हैं, आप 4 बिलियन व्यूअर्स हैं आपके। मैंने वो देखा कि अरविंद केजरीवाल ने जब वो चौथी पास राजा के वो किया था, 3 हफ्ते में इनके 3 मिलियन व्यूज़ हो गए थे। तो यानी आपके हिसाब से वो तो इंडिया गठबंधन का चांस है अगर ये इंगेजमेंट अपना ठीक करे तो? अभी मालूम पड़ता है कि सो गए हैं फिर से, पर इसके बावजूद अगर कुछ भी लोकल लेवल पर भी इनके समझौता बनी रहे तो सिंपल मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम जो है ना, वो ऐसा है कि मोदी की वोट अगर 2-3% गिर गई तो इनकी 40% सीट्स निकल जाएंगी अगर कंबाइंड ऑपोजिशन होगा। और अगर कंबाइंड ऑपोजिशन का अच्छा प्रोग्राम है तो और भी ज़्यादा खराबी हो सकता है। मैं तो सोचता हूँ कि उसके बनने से
इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने वाला नहीं है, पर 200 से ज़्यादा सीट लेंगे। और पर अगर अच्छा प्रोग्राम बना कि इंडिया अलायंस माने एक क्रेडिबल अलायंस बन जाए और एक ऐसी प्रोग्राम प्रेजेंट करे जिसमें कि लोगों को विश्वास हो सके कि हाँ ये असल में ये कर सकते हैं, तब तो इनकी सीट 100-125 पे भी पहुंच सकती है। 3-4% वोट और बढ़ने से अलायंस का, इनका अगर घट जाए तो 30% और ये अब यूनाइटेड लोग रहे हैं तो इनको 100 सीट मिलेंगे बीजेपी को। हाँ, क्योंकि ये तो इलेक्शंस की अरिथमेटिक है। तो बीजेपी को 100 सीट के आसपास सिमटा सकता है, हो सकता है इंडिया गठबंधन। हाँ, अगर वो ठीक से वो लोग पत्ते ठीक से खेले तो। पत्ते ठीक से खेले। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए प्रेम शंकर झा जी। और दोस्तों, प्रेम शंकर झा जी की ये पूरी बातचीत आप दोबारा भी सुनिए, क्योंकि आपको पूरी एक पॉलिटिकल जर्नी जो हिंदुस्तान की है, कम से कम पिछले 2 दशक की, वो आपको इसमें दिखाई देगी। और अगले सप्ताह फिर किसी शख्सियत के साथ आपसे मुखातिब होंगे।